हेलो व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। तो आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके पार्ट नंबर 3 यानी थर्ड लेसन के साथ आज फिर मैं आप सभी के साथ हाजिर हूँ। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने एल्कोहल और फिनॉल का बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करके हमने पढ़ाई की थी। अब हम इस पार्ट को भी जल्दी से ख़त्म करेंगे। आज ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पिछले दोनों लेक्चर समझ में आए होंगे और आपने काफ़ी सीखने को मिला होगा आपको उनसे। तो आज का भी लेक्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप सब मेरे साथ बने रहिए, जैसे कि आप पिछली वीडियोस के साथ बने हुए हैं वैसे ही। तो बिना समय गवाए चालू करते हैं आज का लेक्चर। आज का टॉपिक होने वाला है ईथर, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। एक्साइटेड हैं ख़त्म करने के लिए चैप्टर? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या, पढ़ने क्या क्या वाले हैं, आइए ज़रा हम देखते हैं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एमओपी यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, यूजेस पढ़ेंगे, टेस्ट पढ़ेंगे ईथर में। आगे बढ़ते हैं। इतना हमने देख लिया इंट्रोडक्शन में एल्कोहल के वो सॉरी ईथर के बारे में क्या क्या है, आइए जानते हैं, ख़त्म करते हैं इसको भी। इट इज़ डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर और एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन और मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल्स। ये कह रहा है कि डाई एल्काइल डेरिवेटिव हैं पानी के, या एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बोल सकते हैं, या हम मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल्स बोल सकते हैं। आप सभी को समझ में आया? ईथर्स को हम डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर बोल सकते हैं, एल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन बोल सकते हैं, मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्कोहल्स भी बोल सकते हैं। इनका जनरल फार्मूला है CnH2n+2O और CnH2n+1O। इम्पोर्टेंट जनरल फार्मूला है, नोट डाउन करके रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं ईथर में, तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करें ROR में, तो इस वाले जो ऑक्सीजन है, इस वाले ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। सिंपल, समझ में आया? ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कार्बन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ होती है 1.42 अंगस्ट्रॉम। IUPAC सिस्टम में ईथर को हम एल्कोक्सी ईथेन भी बोल सकते हैं, जैसे कि मेथॉक्सी ईथेन है। IUPAC नोमेनक्लेचर, जब हम एक साथ IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ। जैसे कि ये है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं मेथॉक्सी ईथेन। मेथॉक्सी ईथेन, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम जल्दी से इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन ख़त्म करते हैं, याद करेंगे। कोई टफ नहीं होते, बहुत ही सिंपल हैं। 2 3 4 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले विलियमसन रिएक्शन आती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली बात यहीं से होती है। तो अगर हम किसी भी एल्केन का हाइड्रो एल्केन वो सॉरी हेलो एल्केन का अगर हम इसके साथ ONA की प्रेजेंस में और एल्केन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें ईथर मिलता हुआ दिखता है। ईथर मिलता हुआ दिखता है यहाँ, जैसे यहाँ डाइथाइल ईथर, ये और ये जुड़ जाते हैं ONA के साथ और निकलता क्या है? प्लस का NaCl। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के साथ NaCl निकलता है। ऐसे ही H2SO4 एसिड की प्रेजेंस में 140 डिग्री, सेम यहाँ पर, यहाँ हमने हेलोजन लिया था, यहाँ अब हम हाइड्रोक्साइल ग्रुप लेंगे
यानी अल्कोहल लेते हैं, ये हो गया इथेनॉल। इसकी रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ कराते हैं तो ईथर बनता हुआ हमें नज़र आएगा। अब हम फिर से हेलोजन की हेलो एल्केन की रिएक्शन कराते हैं, ड्राई Ag2O हीट, और तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ AgCl निकलेगा, AgCl निकलेगा, और ऑक्सीजन के साथ CH3, यानी यहाँ ट्वाइस करके बन जाएगा डाईथाइल ईथर। अब हम MgCl के साथ CH3 MgCl ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ करते हैं तो यहाँ से ये हटेगा, ये जुड़ेगा, मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा, क्लोराइड हटेगा और हमारा डाईइथाइल ईथर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आप सिंपली सब्स्टिट्यूट रिएक्शन के थ्रू समझ में आ सकते हैं। अब हम जो इम्पोर्टेंट है मेथड ऑफ रिएक्शन में भी हमने देख ली थी, लेकिन ये विलियमसन सिंथेसिस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम अलग से भी डिस्कस करते हैं। तो इस मेथड में हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर बनाएंगे। इस विलियमसन सिंथेसिस, आपसे कोई पूछ ले कि विलियमसन सिंथेसिस का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, या मतलब किस चीज़ के प्रिपरेशन के लिए करते हैं, तो स्पेसिफिकली ईथर्स के लिए करते हैं, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल ईथर्स हों। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल तो आप जानते ही होंगे। इन दिस मेथड एन एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, जैसे कि हमने अभी इसमें कराई थी, वही सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। जैसे ये हमारा हो गया एल्काइल हैलाइड RX। अब हम इसकी सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा कि यहाँ होता है नेगेटिव चार्ज, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये आके इस पे अटैच कर जाता है, और यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला जो R है, ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ से पेयरिंग कर लेता है और क्या बनता है ROR, यानी कोई भी हमारा ईथर बन सकता है, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, ROR डैश बनता हुआ दिखेगा और साथ में NaX सोडियम हैलाइड निकलेगा। और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस के। इन्होंने मीथेनॉल लिया है CH3OH, इसका Na के साथ रिएक्शन कराई है तो CH3ONa बन गया। अब इसकी ही हमने रिएक्शन करा दी CH3CH2Br के साथ, यानी कि एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दी और मिथाइल इथाइल ईथर मिलता हुआ हमें नज़र आएगा। और अगर हम इसके IUPAC की नेम की बात करेंगे तो मिथॉक्सी ईथेन, ठीक है, NaBr निकला है। अब हम यहाँ फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं, NaOH की प्रेजेंस में ONA बना लिया हमने, और ONA बनाने के बाद हमने किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दी तो हमारे पास फिर से ईथर बनता हुआ नज़र आएगा। इसका नाम होगा मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, और ये एक बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन की कमी यानी फिनाइल, और ये हो गया ईथर ग्रुप है तो ईथर। तो इसको हम एनिसॉल भी कहते हैं। ये आपको मतलब ये शब्द आपको बहुत परेशान करेगा आगे, तो आपको याद करना पड़ेगा कि मिथाइल फिनाइल ईथर को ही हम एनिसॉल कहते हैं, इसका कॉमन नेम है एनिसॉल। आगे चलते हैं अगली स्लाइड में। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ईथर्स आर कलरलेस विद स्पेसिफिक स्मेल लिक्विड्स, इसकी यानी करेक्टराइज स्मेल होती है और ये कलरलेस होते हैं। फिनॉल भी कलरलेस होते हैं, ईथर भी कलरलेस होते हैं। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ऑल्दो दे हैव ऑक्सीजन एटम बट देयर ऑक्सीजन एटम इज न्यूट्रल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बोथ एल्काइल ग्रुप्स। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसके ऑक्सीजन एटम जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाईमिथाइल ईथर, हमने ये डिस्कस किया था कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ईथर से, तो वही 34.5 हमारा बॉइलिंग पॉइंट मिल जाता है डाईमिथाइल ईथर का।
अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे इसी चैप्टर में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हमें कोई बात देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है कि क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन ईथर। तो इसमें क्या होता है, ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ईथर जो होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप के साथ लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और द क्लीवेज ऑफ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, द क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशन विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। जो क्लीवेज होता है कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का ईथर में, वो एक ड्रास्टिक कंडीशन के साथ होता है। उस कंडीशन में हमें हाइड्रोजन हैलाइड ज़्यादा देने पड़ते हैं, तभी हमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज देखने को मिलता है। सिंपल बात समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HI, यानी हमने एक मिथॉक्सी ईथेन यानी ईथर लिया है एक, इसकी रिएक्शन करा दी है हमने HI के साथ। SN2 मैकेनिज्म होती है। रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में हम पूरी डिटेल्ड बात करेंगे क्या SN2 होती है या SN1। तो SN2 मैकेनिज्म के द्वारा यहाँ पे ये वाला बॉन्ड हट जाता है और ये वाला बॉन्ड टूटता है, और यहाँ पर आकर के H आयन अटैक कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, और ये CH3 I के साथ हो जाता है। रीअरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, और यहाँ बनता है हमारा इथेनॉल और आइडोमीथेन। दो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। आगे एक एग्जांपल समझ में आया। दूसरा एग्जांपल हमने देखा कि यहाँ पे हमने वही कोई सा भी एरोमेटिक ईथर लिया है, इसकी रिएक्शन हम HI के साथ कराएंगे। SN2 मैकेनिज्म रीअरेंजमेंट, H हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा, RI के साथ रिएक्शन करेगा, और ये अलग टूटता हुआ दिखेगा, और यहाँ फिनॉल। यानी जब भी हम रिएक्शन अगर हम कराते हैं ईथर की किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो हमें एल्कोहलिक प्रोडक्ट मिलता ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम टर्सरी कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब हाइड्रोजन की यहाँ कमी होती है, तो क्या करते हैं कि इसमें जो होता है I इसके साथ कर जाता है, और CH3OH के साथ रिएक्शन CH3 क्या बोलते हैं, ये अलग टूटता है इतना, और ये I इसके साथ इधर कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया आपको, प्रोडक्ट में भी कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा। टर्सरी की कंडीशन में I इधर, और ये मेथेनॉल अलग टूटता है, एल्कोहल अलग टूटता है। तो सिंपल है। यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो रहा था, इसलिए क्या बोलते हैं, हर बार ये प्राइमरी पे उस पे आ रहा था, हर बार अपना मैक्सिमम बना रहा था। लेकिन यहाँ पर जब टर्सरी की बात आती है, तो इधर जो हमारा हेलोजन है वो आकर के सीधा कार्बन के साथ रिएक्शन करता है, और ये अलग टूट करके H आयन के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल बना लेता है। यानी हमने आपको जैसे बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ईथर में जब भी टूटता है, तो हमें एल्कोहल देखने को मिलता है। अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड्स की अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले HI, सबसे ज़्यादा HI, उसके बाद HBr,
Br और उसके बाद HCl। ये होती है इसकी रिएक्टिविटी ऑफ, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें कुछ ये मिलता है कि सबसे ज़्यादा HI रिएक्ट करता है, फिर HBr, फिर HCl। तो अभी तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखा जिसमें HI की रिएक्शन देगी। अभी हम जब भी देखेंगे तो उसमें HI और HBr का क्लीवेज होता है हाई टेम्परेचर के साथ। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। अब ईथर की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्लीवेज हमने देख लिया नंबर 1। अब दूसरी बात हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नंबर 1 वो था, नंबर 2 ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि द एल्कोक्सी ग्रुप इन एरोमेटिक ईथर इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड activates the aromatic ring toward electrophilic substitution। एल्कोक्सी ग्रुप जो होता है एरोमेटिक ईथर्स में वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, जैसे कि हमारा फिनॉल था वैसे ये भी है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेट करता है एरोमेटिक रिंग को, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है प्रॉपर। वही हमने आपको बताया डिलोकलाइज होंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ये ऑर्थो पैरा मेटा वाली ऑर्थो और पैरा वाली रिंग पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट कर सकता है। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक 3 तरह की होगी, हेलोजिनेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन और नाइट्रेशन। आगे बढ़ते हैं। 3 तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इसमें। इस मतलब प्रॉपर ईथर में हम पढ़ते हैं हेलोजिनेशन पढ़ते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, नाइट्रेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हेलोजिनेशन की बात करें तो एनिसॉल वही मेथॉक्सीबेंजीन। एनिसॉल की रिएक्शन हम Br2 के साथ किसी एसिड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो बनता है पैरा ब्रोमो एनिसॉल। हमने पहले पीछे पढ़ा है कि ये जो होते हैं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ईथर, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनता है पैरा का और माइनर प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो का। तो जब भी हम Br2 की रिएक्शन कराते हैं तो ये तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे रिएक्ट करता है Br, और ये मेजर पैरा वाला जो होता है मेजर होता है, ऑर्थो वाला होता है माइनर होता है। ये आपको याद रखना है हमेशा, मतलब एग्जाम में ऑप्शन में आपको मिलेगा, ये दोनों ही ऑप्शन में मिलेंगे। रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शन आएगा और आपको दो ऑप्शन ये दिए होंगे, 2 ऑप्शन और दिए होंगे। आपसे पूछा जाएगा, अगर मेजर पूछा जाएगा तो आपको टिक ये वाला लगाना है, और अगर माइनर पूछा जाएगा तो आपको ये वाला लगाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखते हैं। अभी हमने पहला खत्म किया है एलोजिनेशन, अब हम दूसरा खत्म करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में यानी मेथॉक्सीबेंजीन यानी एनिसॉल वही एनिसॉल की रिएक्शन हम कराते हैं किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 CH2 की प्रेजेंस में। तो ये है हमारा ऑर्थो वाला पोजीशन है, ये हमारी पैरा वाली। तो पैरा वाली में तो मेजर होती है और ऑर्थो वाली कम होती है। तो ये 2 मेथॉक्सीटोलिन मिलेगा, इधर 4 मेथॉक्सीटोलिन। टोलिन तो आप सभी जानते ही हैं, बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप को लगा दें तो ये होती है टोलिन। CH3 ग्रुप को अगर हम लगा दें तो ये होती टोलिन। तो 2 मेथॉक्सीटोलिन माइनर, 4 मेथॉक्सीटोलिन मेजर। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की। तो फिर से एनिसॉल की हमने रिएक्शन कराई है इथेनॉइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3। हमेशा याद रखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हमेशा एनहाइड्रेट AlCl3 का ही
लिया जाता है और इसमें हमें 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनोन 4 मेथॉक्सी एसीटोफिनोन दिखता हुआ हमें नजर आएगा। 2 मेथॉक्सी एसीटोफिनोन और 4 मेथॉक्सी, ये वाला होता है माइनर, ये वाला होता है मेजर और 2 और पैरा, आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम तीसरी रिएक्शन कराते हैं नाइट्रेशन। अभी तक हमने 2 रिएक्शन पढ़ लिए हैं, एक हेलोजिनेशन पढ़ लिया, दूसरा हमने फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ लिया। अब हम तीसरा पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में एनिसॉल की रिएक्शन हमने कराई है HNO3 और H2SO4, दोनों ही कंसंट्रेटेड आयन हैं, दोनों ही कंसंट्रेटेड आयन बोला, सॉरी, कंसंट्रेटेड हैं, एसिड हैं, और हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है, यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगता हुआ दिखेगा। एनिसॉल के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगता दिखेगा, पैरा वाला होगा हमारा, क्या बोलते हैं, मेजर। ये होगा हमारा मेजर, ये होगा हमारा माइनर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। हमारे यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी ईथर की बहुत ही सिंपल है, आपको एक बार में ही समझ में आ रही होंगी। अब हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एलिफेटिक हैं, उनके रिएक्शन एक साथ आपको जोड़ के दे दिए हैं। अगर कहीं पर भी आपको प्रैक्टिस सेट्स में प्रॉब्लम हो रही होगी लगाने में इस चैप्टर के, तो आपको मिलेंगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल के साथ ही रिएक्शन ही की है। डाई इथाइल ईथर की अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वही सेम रिजल्ट, साल्ट फॉर्मेशन होगा। BF3 इन सभी के साथ साल्ट फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, OH ये सब। उसके बाद अगर हम HiHBr कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CH3CH2I बनेगा, CH3CH2OH, यानी वो ही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म पढ़ी थी, क्लीवेज होगा कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड का, और एक जगह बनेगा हमारा हेलोजन वाला प्रोडक्ट, एक जगह बनेगा हाइड्रोक्साइड, ठीक, हाइड्रोक्साइल ग्रुप वाला प्रोडक्ट। और अगर हम क्या बोलते हैं हॉट एंड कंसंट्रेशन के साथ कराते हैं तो HI और HBr लगाते हुए तो ट्वाइस ऑफ CH3 CH2I प्लस H2O। BCl के 3 के साथ कराएंगे तो Cl, ये हमारा मेजर है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, फिर भी इधर ये PCl5 हीट के साथ Cl लगेगा। ये तो हम चाहे फिनॉल का रिएक्शन हो चाहे एल्कोहल का रिएक्शन हो, PCl5 के साथ हीट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऑक्सीजन बॉन्ड टूट करके वहाँ पर क्या बोलते हैं हैलाइड लग जाता है। CH3Cl और AlCl3 फ्रीडल-क्राफ्ट, CH3Cl प्लस CH3COO, इधर एस्टर बन गया। अब हम COBF3HgO साथ कराते हैं, इधर भी वही बात, फिनॉल बनेगा डाइल्यूट H2SO, फिनॉल करें क्या बोलते हैं एल्कोहल बनेगा डाइल्यूट H2SO4 और हीट के साथ, और Cl2 डार्क के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें 2 क्लोरीन लगती हुई नजर आएंगी। इधर ये ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा, तो ये हमारे थोड़ी सी ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है। ये तो सभी पड़ी हुई हैं लगभग पीछे कहीं ना कहीं, लेकिन ये वाली थोड़ी आपको याद करनी पड़ेगी। अल्फा डैश डाइक्लोरो ईथर। Cl2 सनलाइट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Cl2 इधर और इधर Cl लगता है, यानी यहाँ पर भी Cl लगेगा, यहाँ पर भी Cl लगेगा, वैसे ही इसमें भी और इसमें भी Cl लग जाएगा। हम डार्क में कराते हैं तो केवल 2 Cl लगते हैं, जब सनलाइट में कराते हैं 4 Cl लग जाते हैं और लास्ट में Cl3 भी लगे, यानी पर क्लोरो ईथर बनता है। एयर एंड लाइट के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं CH3CH2 सिंगल बॉन्ड O, CH3OH, और ये ईथर पर ऑक्साइड बनता है, और इसको अगर हम लॉन्ग टाइम तक रखें तो एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट है, एक्सप्लोजन शो करता है। तो यहाँ पर हमने फिनिश की केमिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं, मैंने आपको बता दिया इम्पोर्टेंट। विलियमसन सिंथेसिस है, क्लीवेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड है, और सारी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और
हमारा आखिरी टॉपिक है टेस्ट ऑफ ईथर। आखिरी टॉपिक, हाँ, टेस्ट ऑफ ईथर है और इसका हम टेस्ट करते हैं एनेस्थेटिक यूज के लिए। तो ईथर परऑक्साइड अगर हम फेरस आयन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Fe+3 बनता है फेरिक KCnS रेड कलर के साथ FeCN3। ईथर परऑक्साइड की Ki के साथ रिएक्शन ब्लू कलर देगा। और रिएक्शन ऑफ HI विद ईथर इज यूज टू एस्टिमेट एल्कोक्सी ग्रुप। रिएक्शन अगर हम HI ग्रुप की HI की रिएक्शन कराते हैं ईथर के साथ तो हम यह एस्टिमेट कर पाते हैं कि एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा लगा है, मेनली CH3O इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस मेथड इज Zisel मेथड। मिक्सचर ऑफ डाई इथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल इज नोन एज नेटालाइट यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल की जगह आजकल नेटालाइट भी यूज कर रहे हैं डाई इथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल को मिला करके। क्राउन ईथर इज द साइक्लिक पॉलीईथर विच हैव एट लीस्ट 4 ऑक्सीजन एटम्स। क्राउन ईथर हम उसको बोलते हैं, आपने नाम भी इसका सुना होगा, क्राउन ईथर है, जिनको हम साइक्लिक पॉलीईथर कहते हैं। उनमें कम से कम 4 ऑक्सीजन के एटम होने चाहिए। 4 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी मिनिमम स्ट्रक्चर के लिए हमें क्राउन अगर बनाना है, क्राउन ईथर बनाना है तो हमें मिनिमम 4 ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत तो पड़ेगी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। दीज आर मेनली यूज्ड एज एंटीबायोटिक। इनका हम इस्तेमाल एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं। 12 क्राउन 4, 15 क्राउन 5, 18 क्राउन 6। आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, बस क्राउन अगर आपके दिमाग में बढ़ रहा है तो आप समझ जाएंगे कि साइक्लिक पॉलीईथर होते हैं और क्राउन ईथर बनाने के लिए हमें एटलीस्ट 4 ऑक्सीजन एटम की आवश्यकता होती है। तो हमें टेस्ट ऑफ ईथर में समझ में आया कि अगर हम ईथर परऑक्साइड की Fe+2 आयन के साथ रिएक्शन कराएंगे Fe+3 में टूटेगा और ये KCnS के साथ रिएक्शन में रेड कलर देगा। इधर ये स्टार्च ईथर परऑक्साइड KH स्टार डालते हुए तो ब्लू कलर में मिलेगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि मेनली CH3O ग्रुप है, यानी कोई भी एल्कोक्सी ग्रुप है ईथर में। तो इस मेथड को हम जीजल मेथड भी बोलते हैं। नेटालाइट हमने बता ही दिया। मिक्सचर किसका है, डाई इथाइल ईथर एंड इथाइल अल्कोहल का है। क्राउन ईथर हमने बता ही दिया, एटलीस्ट 4 ऑक्सीजन एटम होने चाहिए साइक्लिक पॉलीथर बनाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी टॉपिक। फाइनली ये चैप्टर हमारा ख़त्म होने ही वाला है। यूजेस, इट इज़ यूज्ड एज एनेस्थेटिक। किसी भी आदमी को चेतना के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं एनेस्थेटिक, यानी चेतना के समय इस्तेमाल किए जाने वाली औषधि। एनेस्थेसिया भी जिसे बोलते हैं वो यही होते हैं। ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ बेस्ट सॉल्वेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव कंपाउंड सच एज ग्रिग्नाइट रिएजेंट। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की इनर्टनेस होती है जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे सॉल्वेंट माने जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स, जैसे कि हमारा ग्रिग्नाइट रिएजेंट कोई भी सकता है, MgBr एक्सेट्रा। तो डाई मिथाइल ईथर इज अ कॉमनली यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट के रूप में भी हम इसको डाई मिथाइल ईथर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये ऑसम चैप्टर, बहुत ही अमेजिंग जो चैप्टर था वो ख़त्म किया है। दी एंड, फिनिश, ख़त्म, किलर। और इस चैप्टर को मैंने 3 उसमें तोड़ा था, 3 लेक्चर्स में तोड़ा था। पहला लेसन मिलेगा आपको एल्कोहल के रूप में, दूसरा लेसन था हमारा फिनॉल वाला, फिनॉल, और तीसरा हमारा ये आज का ईथर। इसी के साथ हमने ये चैप्टर ख़त्म किया, 12th का इम्पोर्टेंट चैप्टर ख़त्म किया। आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपके क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे अगर आप इन्हीं नोट्स को रिवीजन करते रहेंगे। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको अगर रिवीजन करना है तो आप पहली दूसरी वीडियोस लेसन 1 लेसन 2 आप 1.5x की स्पीड में देखें। आपका बेस्ट वे ऑफ
वेस्ट वे ऑफ रिवीजन। आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा होगा। नोट्स बनाएं अच्छे से और रिवाइज करें चैप्टर को, 2-3 बार वीडियो देखें। आपको एकदम क्रिस्टल मक्खन क्लियर बोलते हैं ना, वो हो जाएगा, आपको मज़ा आएगा। तो 1.5x की स्पीड में देखें। आप अगर ज़्यादा में देखना चाहें तो ज़्यादा भी देख सकते हैं, लेकिन फिर वो ही है ना, इतना भी तेज़ नहीं कि रफ्तार रैपिंग ना लगे। तो उसके हिसाब से आपको समझ में आए 1.5x की स्पीड में रिवाइज कर सकते हैं। और ये हमारा, अब तक मैंने 2 चैप्टर ख़त्म किए हैं। पहला चैप्टर किया था मैंने बायो का, और ये आज चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा केमिस्ट्री का। तो मैं ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाता रहूँगा आपके लिए। ट्रिक्स एंड टिप्स वाली वीडियो भी डालूँगा, थोड़ी मोटिवेशनल वीडियोस भी डालूँगा आपके लिए। आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ओपन रखें ताकि मेरी वीडियो जब भी आए तो आपको अलर्ट मिलता रहे। और एक बात भी कहना चाहूँगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर करें। वहाँ आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूँ, पीडीएफ दूंगा इन नोट्स की। क्वेश्चन भी डाल दिया करेंगे, और आपसे पूछा करेंगे पोल के रूप में कि आपको अगला लेक्चर किस टॉपिक पर या किस चैप्टर पर चाहिए। तो अभी मैंने नया चालू किया है, तो आप लोगों की मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप मेरे को सजेस्ट करते रहिए कैसा वीडियो लग रहा है, कैसा लेक्चर लग रहा है, क्या कमी है क्या नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ पढ़ें तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं आपका ज़रूर लाभ मिलेगा। वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई करें। तो इतना हम सेल्फ नहीं पढ़ पाते हैं, लेक्चर्स के थ्रू पढ़ें, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो तो। मिलते हैं आपको जल्द ही अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।